Hello students. Hello students, welcome to my channel. So in today's video, we will be discussing chapter 14th of class 11th NCERT biology book, that is breathing and exchange of gases. तो इस वीडियो में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर के जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है आपका एज शॉर्ट लेक्चर वन शॉट साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरह सबको कवर करेगा, तो आप इस वीडियो को क्विक रिवीजन के लिए देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, टूटते हैं। किस में टूटते हैं? एनर्जी में और CO2 में। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। एक्चुअली हमारी बॉडी में दो तरीके की रिएक्शन होती हैं। एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है, तो ये एक तरीके की कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है? सेल में हो रही है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, जो हमें ऑक्सीजन है वो हमें सेल में चाहिए। जब ये रिएक्शन होगी तो CO2 प्रोड्यूस हो रही होगी जो कि निकल रही होगी। जो CO2 है वो एक हार्मफुल है, तो हम चाहते हैं जो ऑक्सीजन है वो हमारी एटमॉस्फेयर से सेल में जाए, और जो CO2 है जो कि हार्मफुल है सेल में, वो एटमॉस्फेयर में वापस चली जाए। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, फिर वो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो सेल्स तक पहुंचती है, वो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है, एनर्जी और CO2 इवॉल्व होता है। CO2 जो कि हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे लिए, वो एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज़ हो जाता है। यही प्रोसेस हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कहलाता है। इसको ब्रीदिंग बोलना ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। और यहाँ पे जब ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल एनर्जी और CO2 में टूट रहा है, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये टॉपिक नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। तो हम जैसे जानते हैं जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं। तो एनिमल्स का डिफरेंट मैकेनिज़्म है ब्रीदिंग का या फिर हम रेस्पिरेशन का कह सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक उनके हैबिटाट पे, वो उनका हैबिटाट का है, कैसी जगह रहते हैं। दूसरा उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, कैसा उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम पहले अगर लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में कैसे, जो स्पंजेस हो गए, सीलेंट्रेट हो गए, फ्लैटवर्म हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, जो बॉडी का सरफेस होता है उसी के थ्रू O2 और CO2 में एक्सचेंज हो जाता है। तो ये बहुत मिनिमम और बहुत सिंपल तरीका है रेस्पिरेशन का। दूसरा हम देखेंगे अर्थवर्म। तो अर्थवर्म करता है मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। इंसेक्ट्स करते हैं ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, उसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। और यही जो ट्यूब्स हैं उनकी पूरी बॉडी में फैले होते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्वाटिक अर्थ्रोपोड्स ये और मॉलस्क। वो किसके थ्रू करते हैं? वो गिल्स के थ्रू करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में कौन से? राम में रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। वो किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू। NCERT में एक लाइन और दे रखी है कि जो मैमल्स हैं उनके पास सबसे ज़्यादा डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद जो एम्फीबियंस हैं जैसे कि फ्रॉग, वो किसके थ्रू करते हैं? वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, उनके पास और भी होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं उनके पास क्या होता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है, उसके थ्रू भी करते हैं।
टेडपोल्स में अगर हम देखा जाए तो टेडपोल्स जो हैं वो गिल्स के थ्रू भी कर लेते हैं। ठीक है, आप फ्रॉग पढ़ोगे, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें हमारा पूरा पैसेज बता रहे कि कैसे हम लोग एयर लेते हैं, तो कहाँ से कैसे होते हुए हमारे लंग्स में पहुँचती हैं, एल्वोलाई तक पहुँचती हैं। तो पहले हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स की जाती हैं, उसके बाद नेसल पैसेज में जाती हैं, फिर हमारे नेसल चैम्बर में जाती हैं, फिर हमारे फेरिंग्स में जाती हैं, फिर लैरिंग्स में जाती हैं, फिर उससे ट्रैकिया में, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वियोलाई में फाइनली जाती हैं। तो जो फेरिंग्स है, इस पे क्वेश्चन बनता है, जो फेरिंग्स है उसको हम कहते हैं कॉमन पैसेज। किस चीज़ का कॉमन पैसेज है? फूड का भी एंड वाटर का कॉमन पैसेज है। जो लैरिंग्स है वो कार्टिलेज का बना हुआ है और वो क्या है, एक साउंड बॉक्स है, वो हमें बोलने में हेल्प करता है। ध्यान रखना, लैरिंग्स कार्टिलेज का बना है, ना कि बोन का। फिर लैरिंग्स के बाद लैरिंग्स ओपन होता है ट्रेकिया में, ट्रेकिया चलती है और मिड थोरेसिक में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। और वो लेवल कौन सा है? T5 लेवल पे होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई आती हैं। फिर वो फर्दर डिवाइड होती हैं ब्रोंक्यूल्स में, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद आती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है हमारी थिन इर्रेगुलर वेस्कुलराइज्ड बैग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो मैंने ग्रीन में सर्कल कर रखे हैं, वो कवर्ड होते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से। कैसी होती हैं? सी शेप्ड होती हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ होगी? हमारी ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स से किससे कवर्ड है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड है। कैसी हैं? सी शेप्ड। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ब्रांचिंग ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। जो लंग्स हैं वो दो चीज़ है उसमें। जो लंग्स है उसकी आउटर कवरिंग प्लूरल मेम्ब्रेन से बनी हुई है और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो दो मेम्ब्रेन है, एक बाहर की तरफ है जिसको हम आउटर कहते हैं, एक इनर की तरफ है। जो आउटर है वो हमारी थोरेसिक लाइनिंग करती है और जो इनर है वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में है। और जो इन दोनों के बीच में फ्लूइड है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, वो उसका काम क्या है कि वो फ्रिक्शन को कम करता है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल नोस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक, ये क्या है? इसको हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। ठीक है, और एल्वियोलाई एंड डक्ट ये हमारा एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। अब इसमें कंडक्टिंग पार्ट का क्या क्या काम होता है? पहले ही बात कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है हमारी हमारी एयर जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट हो रही है एटमॉस्फेयर से लंग्स तक, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। दूसरा, जो इसमें फॉरेन पार्टिकल्स है जैसे कि डस्ट वगैरह, उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। उसके बाद इसको ह्यूमिडिफाई करता है और इसको अपने बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेटल करता है। ठीक है, ये कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस हैं, इस पे भी नीट में क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट का, तो ये क्या है? हमारा एक्चुअल साइट है जहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन और CO2 इंटरचेंज हो रही है। ब्लड से CO2 एल्वियोलाई में जा रहा है और एल्वियोलाई से CO2 ब्लड में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो लंग्स हैं वो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है? थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है, यानी कि एक एयरटाइट चैम्बर है। तो जो भी चेंजेस थोरेसिक चैम्बर में देखने को मिलेंगे वही चेंजेस हमें लंग्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोरेसिक चैम्बर कैसे बना है।
तो जो डॉर्सली है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। वेंट्रली लंग्स के ऊपर हमारा स्टर्नम प्रेजेंट है। लेटरली साइड वाइज हमारी क्या प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है। और लोअर साइड पे हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है। अब हम रेस्पिरेशन के स्टेप्स देखते हैं। तो रेस्पिरेशन के हमारे 5 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन, फिर डिफ्यूजन एल्वोलाई से ब्लड में, फिर ट्रांसपोर्ट ब्लड से हो रहा है, ब्लड के थ्रू, फिर डिफ्यूजन ब्लड से टिश्यूज़ में, और फिर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होना किसके लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन में, जो हमने पढ़ा है ऊपर, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को वो कैसे तोड़ता है एनर्जी और CO2 में, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो हम पढ़ेंगे। तो पहली बात क्या होगी, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये पहला स्टेप है जिसको हम ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। तो इससे एटमॉस्फेयर से जो एयर है या ऑक्सीजन कह सकते हैं वो हमारी कहाँ जा रही है, एल्वेओलाई में जा रही है। उसके बाद वो उसमें डिफ्यूजन हो रहा है, O2 जा रही है, CO2 निकल रही है, ठीक है। तो डिफ्यूजन हो रहा है कहाँ पे, एल्वेओलाई में और ब्लड में, ठीक है। उसका ब्लड क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट करा रही है वो ऑक्सीजन को, कहाँ तक लेकर जा रही है, टिश्यूज़ तक। अब जब वो टिश्यूज़ तक जाएगा तो फिर से डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में जाएगा और CO2 जो है वो टिश्यूज़ से वापस ब्लड में आएगा, क्योंकि ये क्या है, हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। इसको हमें अल्टीमेटली रिमूव करना है, ये हमारा टास्क है। उसके बाद जो O2 टिश्यूज़ में गया है वो सेल्स में जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करेगा और न्यूट्रिएंट्स फर्दर ब्रेक होंगे किसमें, हमारे एनर्जी और CO2 में। यानी कि वहाँ पे भी हमारी कौन सी रिएक्शन चल रही है, कैटाबॉलिक रिएक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग देखते हैं कि क्या मैकेनिज़्म है ब्रीदिंग का। तो 2 स्टेप में हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। पहला है इंस्पिरेशन, दूसरा है एक्सपायरेशन। और ये दोनों किसके वजह से हो रहे हैं, ये दोनों हो रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट जो हमारी बन रहा है उसके थ्रू ये देखने को मिल रहा है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको हम अंदर ले रहे हैं अपने बॉडी के, और एक्सपायरेशन में उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। इंस्पिरेशन कब होगा, जब जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अच्छा, आप ये तो जानते होंगे जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहीं पे एयर जल्दी से ट्रैवल करेगी और उस प्रेशर को इक्वल बनाने की कोशिश करेगी। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो, ठीक है। तो इसमें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या है, कम है। जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है तो एयर क्या करेगी, वहाँ पे ट्रैवल करेगी जहाँ का प्रेशर कम है, तो वो लंग्स के अंदर ट्रैवल करेगी, ठीक है। सिमिलरली एक्सपायरेशन में क्या है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक सेकेंड, सिमिलरली एक्सपायरेशन में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से, तो जो अंदर की एयर है, लंग्स के अंदर की एयर, वो कहाँ जाएगी, बाहर जाना चाहेगी। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो हेल्प करता है हमें ब्रीदिंग में, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट कौन 2 चीज़ बनाती हैं, एक तो डायफ्राम बनाने में हेल्प करता है प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट हैं जिसको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। कोस्टल मतलब होता है रिब्स, तो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं।
ठीक है। दो तरीके की इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब हम पहली बात कर रहे हैं इंस्पायरेशन जब कर रहे हैं। तो जब इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है। अच्छा, एक बात आपको पता होगा, जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो यानी कि हमें वॉल्यूम बढ़ाना है, तभी हम प्रेशर कम कर पाएंगे, तभी हम इंस्पिरेशन कर पाएंगे। सिमिलरली एक्सपायरेशन में हमें क्या करना है, वॉल्यूम कम करना है ताकि प्रेशर बढ़े। ठीक है, पॉइंट आई गेस क्लियर होगा। तो इंस्पिरेशन में हमें क्या करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है, यानी कि थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि जो लंग्स है वो हमारे एयर टाइट कंटेनर में प्रेजेंट है। जैसा थोरेसिक वॉल्यूम में चेंजेस होंगे वैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हम डायफ्राम को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। जब डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो चेंजेस होंगे वो कौन से एक्सिस में होंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। और साथ ही साथ इंस्पिरेशन हो रहा है, जब आप सांस ले रहे हो तो आप देखोगे कि जो आपका चेस्ट है वो थोड़ा बाहर की तरफ आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या कर रही हैं, बाहर की तरफ मूव कर रही हैं, और जो स्टर्नम है वो क्या हो रही है, हमारी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जिसके वजह से थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये कौन से एक्सिस में हो रही है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में हो रही है। अगर हमारा थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जो एयर है वो क्या होगी, हमारे बॉडी के अंदर जाएगी, यानी कि क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें, यानी कि हमें क्या करना है, वॉल्यूम को कम करना है, यानी कि प्रेशर को बढ़ाना है ताकि जो एयर है वो हमारी बॉडी से रिलीज़ हो सके। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायफ्राम जो कि हमारा डायफ्राम ओरिजिनली ऐसे था, हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट कराया, यानी कि हम नीचे लेकर आए ताकि थोड़ी हमारा थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाए। अब हम चाहते हैं कि वो वापस से ऐसे हो जाए ताकि हमारा थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाए, यानी कि हमें क्या कराना पड़ेगा, डायफ्राम में रिलैक्सेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स थी जो कि हमारी बाहर निकली थी और आउट अप एंड आउट मूव की थी, स्टर्नम और इंटरकोस्टल मसल्स, इनका भी रिलैक्सेशन कराना पड़ेगा। जब इनका रिलैक्सेशन होगा तो वापस से क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी कि थोरेसिक वॉल्यूम कम हुआ तो पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। ये मैंने भी बताया आपको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले रूल्स हैं। तो जो हमारी एयर है वो रिलीज़ आउट होगी। मेरे अकॉर्डिंग आपको इतना क्लियर होगा। अगर हम कभी कभार गहरी गहरी सांसें लेते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब हम गहरी सांसें लेते हैं, जब हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन या फिर फोर्स्ड एक्सपायरेशन करते हैं, तो हम नोटिस करेंगे कि जो हमारा स्टमक है, जो हमारा एब्डोमेन है, उसकी मूवमेंट होगा। तो वो हमें बता रहा है कि जो मसल्स हैं हमारे एब्डोमेन में, एडिशनल मसल्स, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। एक एवरेज ह्यूमन 12 से 16 टाइम 1 मिनट में ब्रीथ करता है। अच्छा, मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू, जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो है, उसके थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, ये पहला डायग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख रहे हैं। तो पहला ये एपिग्लॉटिस है जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ग्लॉटिस को कवर कर रहा है कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको हम एपिग्लॉटिस कह रहे हैं। उसके बाद लैरिंक्स जो कि एक साउंड बॉक्स है। ट्रैकिया जो कि ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, वो T5 लेवल पे डिवाइड होता है।
इनकम्प्लीट रिंग्स हैं, मैंने आपको बताया, ताकि वो जब हम इसमें एयर ना हो तब वो कोलैप्स ना कर जाए, उसको अवॉइड करने के लिए इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर इनर, प्लूरल फ्लूइड, रिड्यूस फ्रिक्शन, एल्वोलाई रियल पार्ट जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ब्रोंक्यूल, लंग्स पता है, ठीक है। ये डायफ्राम, ये अभी कौन से स्टेट में है, अभी ये रिलैक्स स्टेट में है। तो हम देख रहे हैं थोरैसिक वॉल्यूम कम है। अगर ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा तो हम नोटिस करेंगे कि इतना वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ। तो अभी हम पहले देख रहे हैं इंस्पायरेशन। उसके लिए हमें क्या करना है, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब सीधा हो जाएगा, तो ये हमारी कौन सी एक्सिस में होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में हमारा वॉल्यूम बढ़ा देगा, ठीक है। उसके बाद जो रिब्स है और जो स्टर्नम है वो बाहर की तरफ निकलेंगी, प्लस जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी अप एंड आउट मूव करेंगी, ठीक है, जिसके वजह से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। जैसे कि हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि इंस्पायरेशन होगी, यानी कि एयर एंटर करिए लंग्स में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स के थ्रू ये नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं, डायग्राम दे देते हैं और बोलते हैं कि बताओ क्या हो रहा है। सिमिलरली अब ये जो डायफ्राम है, अब वो पहले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट था, और जो रिलैक्स होगा तो वो वापस से अपने डाउन शिफ्ट ले लेगा, ठीक है। रिब्स और स्टर्नम में उसको वापस से हम ओरिजिनल पोजीशन में भेज रहे हैं, यानी कि हमारा थोरैसिक वॉल्यूम अब कम हो रहा है पहले से, यानी कि पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो जो एयर है वो क्या हो रही है, रिलीज आउट हो जाएगी। आई गेस सबको ये समझ में आ गया होगा इतना। अब हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ समझ लेते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम, फिर हमें पढ़ना है IRV, ERV और रेसिडुअल वॉल्यूम। ये हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ना है। तो जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 500 ml होती है, और 1 मिनट में हम 6000 से 8000 ml इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे IRV। IRV क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि जब हम सांस ले रहे हैं, कब, जब हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो हम फोर्स्ड करने पे एक्स्ट्रा एयर ले रहे हैं, उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, जो कि कितनी होती है, 2500 से 3000 होती है, ठीक है। अब सेम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, जब हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो हम नॉर्मल सांस छोड़ रहे हैं, वो तो टाइडल वॉल्यूम के अंदर आते हैं। जो हम एक्स्ट्रा सांस छोड़ रहे हैं वो आती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, यानी कि 1000 से 1100 ml, ठीक है। उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। ये एक ऐसा वॉल्यूम है हमारे लंग्स में जो कि परमानेंटली प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, चाहे हम कितना भी फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर दें, हम ये 1100 से 1200 ml जो एयर है वो हम कभी एक्सपायर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। जब हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं तो टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकल जाती है। जब हम फोर्स्ड इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो हम कितनी हवा ले सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज़ कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो वो निकल जाती है, उसको हम IC कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला है TV + IRV।
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया, जो हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर रहे हैं, प्लस टीवी, यानी कि ईआरवी प्लस टीवी हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनाता है। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हो गई, जब हम नॉर्मली सांस छोड़ रहे हैं तो कितनी एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, उसको हम फंक्शनली रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं, यानी कि ईआरवी प्लस आरवी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब क्या होगी, जब हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर हमारी कितनी लंग्स में प्रेजेंट है, उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। वो हो जाएगी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। हम इसको एक और फॉर्मूले से लिख सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। और क्या हो सकता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एफआरसी। ऐसे करके हम फॉर्मूले बना सकते हैं। ये जो चार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। जब हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो जो वाइटल कैपेसिटी होती है, जब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दी हमने, उसके बाद हम कितना फोर्स्ड इंस्पिरेशन करके कितना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। या फिर अगर हमने नॉर्मल इंस्पायर किया है, उसके बाद हम कितनी फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके एयर रिलीज़ कर सकते हैं, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। दैट इज़ आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसके बीच में होती है, ब्लड और टिश्यू के बीच में होती है। प्राइमरी साइट कौन सी है, एल्वेलाई। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को PO2 कहते हैं, पार्शियल प्रेशर CO2 को PCO2 कहते हैं। जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है कि क्या प्रेशर या कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है, सॉल्युबिलिटी क्या है गैसेस की, और थिकनेस क्या है मेम्ब्रेन की। ये हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा डिस्क्राइब करती है। जो CO2 होता है वो हमारी ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और कितने टाइम ज़्यादा सॉल्युबल होता है, 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा CO2 हमारे बॉडी में सॉल्युबल होता है देन ऑक्सीजन। उसके बाद हम, ये हमारे इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ये रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, कौन कौन सी, तो O2 और CO2 जो हम मेनली डिस्क्राइब कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में। एटमॉस्फेरिक एयर में हमारा जो ऑक्सीजन है वो 159 वैल्यू है और CO2 की 0.3। एल्वियोलाई में 104/40। ब्लड अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि CO2 की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि 45, और ऑक्सीजन की कम होगी 40। ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड है तो ये CO2 40 हो जाएगी और ये 95। और टिश्यूज़ लेवल पे हम मान ले रहे हैं कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता जा रहा है, यानी कि हमारी CO2 की मात्रा क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये 45 है वापस से, और ये 40। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद करेंगे। अच्छा, हम जो ऑक्सीजन का ग्रेडियंट देख रहे हैं, हम देखेंगे जो ऑक्सीजन है हमेशा एल्वेलाई से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में जाएगी। सिमिलरली जो CO2 है वो हमारी टिश्यूज से ब्लड में और ब्लड से एल्वेलाई में जाएगी। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, ये हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, ये वाली।
तो ये 3 लेयर से मिलके बनी है और इसकी थिकनेस क्या है, 1 मिलीमीटर से भी कम की है। 3 कौन कौन सी? पहली एल्वुलाई है, तो उसकी स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वुलर वॉल है जो कि 1 सेल थिक है, उससे बनी है। दूसरी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इससे बनी है। और तीसरी जो एंडोथेलियम है ब्लड कैपिलरी की उससे बनी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन 97% किसके थ्रू होती है? आरबीसी के थ्रू, और 3% प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर जाती है। वहीं CO2 20 से 25% आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है और 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू, और जो 7% है वो डिज़ोल्व होकर जाती है कैसे? प्लाज्मा में। अगर अब हम बात करें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की, तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि आयरन से बना है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं और एक आयरन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेके चलता है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन को वो लेके चलता है। जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो रिवर्सिबल कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंड हो रही है हीमोग्लोबिन से, वो डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर क्या है ऑक्सीजन का। ठीक है, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है और टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अगर हम एल्वेलाई में देखेंगे तो जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का ज़्यादा है और CO2 का कम है। ठीक है, जब और हाइड्रोजन भी आयंस कम है, टेम्परेचर भी कम है, यानी कि जब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हम चाहेंगे कि ऑक्सीजन और जगह भी जाए, तो हमारे यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनेगा। वहीं टिश्यूज़ में हम देखेंगे कि CO2 की मात्रा ज़्यादा है। ध्यान रखना, जहाँ पे CO2 H+ और टेम्परेचर हमेशा एक साथ होंगे। जहाँ पे CO2 ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी ज़्यादा, वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा। जहाँ पे CO2 कम वहाँ पे हाइड्रोजन भी कम, वहाँ पे टेम्परेचर भी कम। ठीक है, जब हमारा ऑक्सीजन कम है, PCO2 ज़्यादा है, हाइड्रोजन ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था वो क्या है, वो टूटेगा और ऑक्सीजन को और हीमोग्लोबिन अलग अलग होगा, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे रिलीज़ होगा। ठीक है, जब हम कर्व देखेंगे किसके बीच में, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, तो वो हमें कौन सा कर्व मिलेगा, एक S शेप कर्व मिलेगा जिसको हम कहते हैं सिग्मोइड कर्व, और इस कर्व का दूसरा नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है टिश्यूज़ में। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है टिश्यूज़ तक अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि हम ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन की बात हो रही है। अब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो देखेंगे। तो वही हीमोग्लोबिन के साथ फिर से रिवर्सिबल मैनर में जुड़ता है, क्या बनाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हम टिश्यूज़ में बात करेंगे तो वहाँ पे CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, यानी कि हम चाहेंगे कि CO2 जुड़े। जब वो जुड़ेगा तो क्या होगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। एल्वेलाई लेवल पे CO2 कम है तो हम चाहेंगे कि वो टूटे यानी कि CO2 का डिसोसिएशन होगा। जो एल्वेलाई पे CO2 रिलीज़ होगी, डिसोसिएशन होगा, हीमोग्लोबिन से दूर होगी, तभी तो हम उसको अपने बॉडी से बाहर निकाल पाएंगे। अच्छा, अब एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्राइज, जो कि RBCs में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है और वहीं प्लाज्मा में बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में देखने को मिलता है। ये क्या करता है, CO2 को H2O के साथ मिलके बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करता है और फर्दर उसको HCO3- और H+ में तोड़ देता है। तो टिश्यू साइड पे जो हमारा PCO2 है वो क्या है, ज़्यादा है, मतलब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है क्योंकि कैटाबॉलिज्म देखने को मिल रहा है। तो जो CO2 है वो क्या आएगा, ब्लड में आएगा और फिर वो किस में टूट जाएगा, HCO3- और H+ में।
वहीं एल्वुलर साइड पे क्या है, PCO2 कम है। जब PCO2 कम है तो क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रन करेगी, यानी कि HCO3 माइनस और H+ क्या होगा, टूटेगा, CO2 और H2 बनाएगा, और ये जो CO2 है वो फर्दर एल्वुलाई से बाहर निकल जाएगी। वही हमारा 100 ml ब्लड कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, 4 ml CO2 को एल्वुलाई में पहुंचाता है। अब हम रेस्पिरेशन कैसे होता है हमारा, उसमें अगर चेंजेस होते हैं, रेगुलेशन होते हैं तो कैसे होता है। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास एक एबिलिटी है कि वो अपना रेस्पिरेटरी रिदम को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। किसके थ्रू मेंटेन करते हैं, न्यूरल सिस्टम के थ्रू मेंटेन करते हैं। और क्यों मेंटेन करते हैं और कब मेंटेन करते हैं, तब मेंटेन करते हैं जब हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो डिमांड कर रहे हो। तो अब 4 तरीके से हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे करता है। पहला है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि हमारा मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन में, किसके, रेस्पिरेशन में। अब सेकेंड है पॉन्स रीजन में, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, जो कि क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या कहता है, मॉडरेट करता है। कब मॉडरेट, मतलब कब उसको सिग्नल देगा, तब देगा जब कि हम चाहते हैं कि हमारा जो ड्यूरेशन है इंस्पिरेशन का वो कम हो जाए, यानी कि जब हम चाहते हैं कि हमारी रेस्पिरेटरी रेट है उसको हम ऑल्टर करना चाहते हैं, ठीक है, जब हमको जल्दी जल्दी सांसें लेनी है। अगर हमारे इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा तो हम जल्दी जल्दी सांसें लेंगे। जब हम 2 सेकंड में इंस्पायर कर रहे हैं वहाँ पे अब हम 1 सेकंड में इंस्पायर करेंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम करना चाहते हैं और रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तीसरा है कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी कि मेडुलर रीजन में प्रेजेंट होता है और उसके एडजेसेंट होता है। तो ये क्या होता है, ये CO2 और H+ आयन से बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे ही CO2 और H+ आयन को देखता है तो ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ये टर्न ऑन हो जाता है, फिर क्या करता है, सिग्नल देता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि अरे ये तो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होते जा रहा है, कि जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। फिर क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा और कहेगा कि इसको एलिमिनेट करो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। सिमिलरली हमें ये कीमोसेंसिटिव एरिया 2 जगह और देखने को मिलते हैं, एओर्टिक आर्क में और कैरोटिड आर्टरी में, सेम तरह से काम करते हैं। फिर हम जब देखेंगे कि जो ऑक्सीजन का रोल है वो बहुत ही कम है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है हमारे रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में। अब हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, हमें इस लेवल पे 3 डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। पहला है एज़मा, दूसरा है एम्फाइसीमा और तीसरा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एज़मा में क्या होता है, जब हम लोग को डिफ़िकल्टी होने लग जाए ब्रीदिंग में और एक वीजिंग साउंड आने लग जाए, तब हम कहते हैं कि एज़मा हो गया है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। किसका इन्फ्लेमेशन होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का। ठीक है। एम्फाइसीमा क्या है, एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। जब हम ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो जो हमारी एल्वुलाई की वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। हम जानते हैं कि एल्वुलाई हमारे इम्पॉर्टेंट है एक्सचेंज में ऑक्सीजन और CO2 के। जब उसकी वॉल्स ही डैमेज हो जाएंगी तो हम क्या होगा, हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे अच्छे से, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कम हो जाएगा। तीसरा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो हम ये देखेंगे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे स्टोन ब्रेक होता है या ग्राइंडिंग होती है वहाँ पे डस्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जब डस्ट बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे बॉडी में भी ज़्यादा जाएगा, तो जो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है एक हद तक ही कॉप अप कर सकता है। जब बहुत ज़्यादा डस्ट होगी तो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म काम करना बंद कर देगा। तो जब ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा, बहुत टाइम तक हमें ज़्यादा डस्ट के थ्रू एक्सपोज होंगे, तो जो हम देखेंगे कि हमारे फाइब्रस टिश्यू में क्या होगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। ठीक है, जिसके वजह से हमारा लंग क्या है, डैमेज हो जाएगा। तो इसको बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो वर्कर्स हैं उनको मास्क पहनना कंपलसरी कर देना चाहिए ताकि उनका लंग डैमेज होने से बच जाए। अब हम देख लेते हैं, ये डायग्राम हमने नोटिस कर लिया। ये हमारा डबल सर्कुलेशन का भी डायग्राम है, एज वेल एज
ये हमें बता रहा है कि कैसे कैसे कहाँ का गैसेस होती हैं। ये मैं आपको टेबल के थ्रू समझा चुकी हूँ। ये हमारा कर्व है। ये हम देख रहे हैं कि ये कौन सा कर्व है। ये हमारा सिग्मोइड यानी कि एस शेप कर्व्ड है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। किसके बीच में बना है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? इम्पॉर्टेंट है, किसके बीच में बना है? परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच में बना है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, रेगुलेशन पढ़ चुके हैं, डिसऑर्डर्स भी हम पढ़ चुके हैं। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो चुका है और समझ में भी आ चुका है। सो इसको एक बार एनसीईआरटी के थ्रू रीडिंग करना, और अगर नहीं समझ आए कोई लाइन तो मेरी वीडियो होगी जिसमें मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझा रही हूँ एनसीईआरटी के थ्रू, उससे जाके रेफ़र कर सकते हैं आप। इस ऐसी नीट से रिलेटेड वीडियोस पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।